नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं की पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति के अध्याय 3 डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस के भाग 1 पर बातचीत करेंगे। इस पाठ में हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वे हैं आपातकाल के प्रमुख कारक, आपातकाल की घोषणा, आपातकाल के परिणाम, आपातकाल पर बहस, आपातकाल के दौरान किए गए कार्य, आपातकाल के सबक, आपातकाल के बाद की राजनीति, शाह आयोग, शाह आयोग द्वारा एकत्र किए गए प्रामाणिक सत्य, नागरिक स्वतंत्रता संगठनों का उदय तथा जयप्रकाश नारायण और कुल क्रांति क्या थी। राम मनोहर लोहिया और समाजवाद के बारे में, दीनदयाल उपाध्याय और एकात्म मानववाद के बारे में तथा लोकतांत्रिक अपसर्ज के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में आपातकाल से संबंधित विषय पर ही बातचीत होगी। आपातकाल के प्रमुख कारक पहले बिंदु पर चर्चा करते हैं। 25 जून 1975 से 18 माह तक अनुच्छेद 352 के प्रावधान के तहत भारत में आपातकाल लागू रहा। आपातकाल में देश की अखंडता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समस्त शक्तियां केंद्रीय सरकार को प्राप्त हो जाती हैं। इसके प्रमुख कारकों में कुछ बिंदु हैं। इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया नारा गरीबी हटाओ कुछ खास नहीं कर पाया था। बांग्लादेश के संकट से भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ा था तथा अमेरिका ने भारत को हर तरह की सहायता देनी बंद कर दी थी आदि। आर्थिक कार पर चर्चा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों के बढ़ने से विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में भी बहुत बढ़त हो गई थी। औद्योगिक विकास की दर बहुत ही कम हो गई थी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी। सरकार ने खर्चे कम करने के लिए सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोक दिया था। इसके कारण देश में आंदोलनों की शुरुआत हो चुकी थी। छात्र आंदोलन के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। गुजरात के छात्रों ने खाद्यान्न तेल तथा अन्य आवश्यक वस्तु की बढ़ती हुई कीमतों तथा उच्च पदों पर व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ जनवरी 1974 में आंदोलन शुरू कर दिया था। मार्च 1974 में बढ़ती हुई कीमतें, खाद्यान्न के अभाव, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में भी छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया था। जयप्रकाश नारायण जेपी ने इस आंदोलन की नेतृत्व 2 शर्तों पर स्वीकार किया था। पहला, आंदोलन अहिंसक रहेगा। दूसरा, यह बिहार तक ही सीमित नहीं रहेगा अपितु राष्ट्रव्यापी होगा। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति द्वारा सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की बात की थी। जेपी ने भारतीय जनसंघ, कांग्रेस ओ, भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी जैसे गैर कांग्रेसी दलों के समर्थन से संसद मार्च का नेतृत्व भी किया था। इंदिरा गांधी ने इस आंदोलन को अपने प्रति व्यक्तिगत विरोध से प्रेरित बताया था। नक्सलवादी आंदोलन के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। इसी अवधि में संसदीय राजनीति में विश्वास न रखने वाले कुछ मार्क्सवादी समूहों की सक्रियता भी बढ़ी। इन समूहों ने मौजूदा राजनीतिक प्रणाली और पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हथियार, राज्य विरोधी तरीकों का भी सहारा लिया।
1967 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलवादी इलाके के किसानों ने हिंसक विद्रोह छेड़ दिया, जिसे नक्सलवादी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। और 1969 में चारू मजूमदार के नेतृत्व में सीपीआई मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी का गठन किया गया। इसी पार्टी ने क्रांति के लिए गुरिल्ला युद्ध की रणनीति को अपनाया तथा नक्सलवादियों ने धनी भूस्वामियों की जमीन बलपूर्वक छीनकर गरीब और भूमिहीन लोगों को दे दी। वर्तमान में 9 राज्यों के 100 से अधिक पिछड़े आदिवासी जिलों में नक्सलवादी हिंसा जारी है और इनकी मांगे हैं इन इलाकों के लोगों को उपज में हिस्सा, पट्टे की सुनिश्चित अवधि और उचित मजदूरी जैसे बुनियादी हक दिए जाएं। जबरन मजदूरी, बाहरी लोगों द्वारा संसाधनों का दोहन तथा सूदखोरों द्वारा शोषण से इन लोगों को मुक्ति भी मिलनी चाहिए। रेल हड़ताल के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में बनी राष्ट्रीय समिति ने रेलवे कर्मचारियों की सेवा तथा बोनस आदि से जुड़ी मांगों को लेकर 1974 में हड़ताल कर दी थी। सरकार ने हड़ताल को असंवैधानिक घोषित किया और मांगे स्वीकार नहीं की तथा इससे मजदूरों, रेलवे कर्मचारियों, आम आदमी और व्यापारियों में सरकार के खिलाफ असंतोष भी पैदा हुआ। न्यायपालिका के संघर्ष पर यहाँ पर बात करने जा रहे हैं हम। सरकार के द्वारा किए गए मौलिक अधिकारों में कटौती, संपत्ति के अधिकार में काट-छांट और नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर ज्यादा शक्ति देना जैसे प्रावधानों को सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया था। सरकार ने जे.जे.एम. शैलेट, के.एस. हेगड़े तथा ए.एन. ग्रोवर की वरिष्ठता की अनदेखी करके ए.एन. रे को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करवा दिया था और सरकार के इन कार्यों से प्रतिबद्ध न्यायपालिका तथा नौकरशाही में सरकार के विरुद्ध बातें भी होने लगी थी। आपातकाल की घोषणा दूसरे बिंदु पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के 1971 के लोकसभा चुनाव को असंवैधानिक घोषित कर दिया और 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसले पर स्थगन आदेश सुनाते हुए कहा कि इंदिरा गांधी अपील का निर्णय आने तक सांसद तो बनी रहेंगी परंतु मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं ले सकेंगी। 25 जून 1975 को जेपी के नेतृत्व में इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की गई और इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग की गई। जेपी ने सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे सरकार के अनैतिक और असंवैधानिक आदेशों का पालन न करें तथा 25 जून 1975 की मध्य रात्रि को प्रधानमंत्री ने अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति से आपातकाल लागू करने की सिफारिश की। आपातकाल के परिणाम तीसरे बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं हम। आपातकाल के परिणाम में कुछ बिंदु ऐसे हैं जैसे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी गई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिए गए, धरना, प्रदर्शन और हड़ताल पर रोक लगा दी गई, नागरिकों के मौलिक अधिकार निष्प्रभावी कर दिए गए, सरकार द्वारा निवारक नजरबंदी कानून के तहत
राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। इंडियन एक्सप्रेस, स्टेट्समैन अखबारों को जिन समाचारों को छापने से रोका जाता था, वे उनकी जगह खाली छोड़ देते थे। सेमिनार और मेन स्ट्रीम जैसी पत्रिकाओं ने अपना प्रकाशन बंद कर दिया था। कन्नड़ लेखक शिवराम कारंत और हिंदी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने आपातकाल के विरोध में अपनी पदवी सरकार को लौटा दी थी। इसी दौरान 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनेक परिवर्तन किए गए, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन को अदालत में चुनौती न दे पाना तथा विधायिका के कार्यकाल को 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर देना आदि। चौथा बिंदु है आपातकाल पर बहस। आपातकाल पर बहस के दो पहलू थे, पक्ष और विपक्ष। पक्ष पर बहस के बिंदु थे, बार बार धरना प्रदर्शन और सामूहिक कार्रवाई से लोकतंत्र बाधित होता है। विरोधियों द्वारा गैर संसदीय राजनीति का सहारा लिया जाता है। सरकार के प्रगतिशील कार्यक्रमों में अड़चन पैदा होती है। भारत की एकता के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय साजिश रची जा सकती है तथा इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लागू करने के कदम का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन किया। विपक्ष पर बहस के बिंदु थे, लोकतंत्र में जनता को सरकार का विरोध करने का अधिकार होता है। इस दौरान विरोध आंदोलन ज्यादातर अहिंसक और शांतिपूर्ण रहे। गृह मंत्रालय ने उस समय कानून व्यवस्था की चिंता जाहिर नहीं की। संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग निजी स्वार्थ हेतु किया गया आदि। पांचवा बिंदु है आपातकाल के दौरान किए गए कार्य। आपातकाल के दौरान किए गए कार्य थे, 20 सूत्रीय कार्यक्रम में भूमि सुधार, भूमि पुनः वितरण, खेतिहर मजदूरों के पारिश्रमिक व पुनः विचार प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, बंधुआ मजदूरी की समाप्ति आदि जनता की भलाई के कार्यों में शामिल किए गए थे। इस दौरान विरोधियों को निवारक नजरबंदी कानून के तहत बंदी बनाया गया। मौखिक आदेश से अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई तथा दिल्ली में झुग्गी बस्तियों को हटाने और जबरन नसबंदी जैसे कार्य भी किए गए। छठा बिंदु है आपातकाल के सबक। आपातकाल के दौरान देश को कुछ सबक भी मिले, जैसे आपातकाल के दौरान भारतीय लोकतंत्र की ताकत और कमजोरियां उजागर हो गई। यह देखने को मिला कि उसके बाद जल्द ही कामकाज लोकतंत्र की राह पर लौट आया। इससे यह पता चला कि भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत ही कठिन है। आपातकाल की समाप्ति के बाद अदालतों ने व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाई तथा इन अधिकारों की रक्षा के लिए कई संगठन भी अस्तित्व में आए। संविधान के आपातकाल के प्रावधान में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि आपातकाल की घोषणा की सलाह मंत्री परिषद द्वारा राष्ट्रपति को लिखित में ही देनी होगी। आपातकाल में शासक दल ने पुलिस तथा प्रशासन को अपना राजनीतिक औजार बनाकर इस्तेमाल किया था तथा ये भी कहा गया कि ये संस्थाएं आपातकाल के दौरान स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाई थी। सातवां बिंदु है आपातकाल के बाद की राजनीति। आपातकाल के बाद जनवरी 1977 में विपक्षी पार्टियों ने मिलकर जनता पार्टी का गठन किया। कांग्रेस नेता बाबू जगजीवन राम ने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी दल का भी गठन किया, जो बाद में जनता पार्टी में शामिल हो गया। जनता पार्टी ने आपातकाल की ज्यादतियों को मुद्दा बनाकर लड़े चुनावों को
उस पर जनमत संग्रह का नाम दे दिया। 1977 के चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा में 1954 सीटें 154 सीटें तथा जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को 330 सीटें मिली। आपातकाल का प्रभाव उत्तर भारत में अधिक होने के कारण 1977 के चुनावों में कांग्रेस को उत्तर भारत में न के बराबर सीटें प्राप्त हुई और जनता पार्टी की सरकार में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री तथा चरण सिंह और जगजीवन राम दो उप प्रधानमंत्री बने। जनता पार्टी के पास नेतृत्व, दिशा व एक साझे कार्यक्रम का अभाव होने के कारण यह सरकार जल्दी ही गिर गई तथा 1980 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने अच्छी खासी सीटें हासिल कर विरोधियों को करारी शिकस्त दी। अंत में आज हमारे चर्चा के बिंदु थे आपातकाल के प्रमुख कारक, आपातकाल की घोषणा, आपातकाल के परिणाम, आपातकाल पर बहस, आपातकाल के दौरान किए गए कार्य, आपातकाल के सबक, आपातकाल के बाद की राजनीति। इस पाठ की पाठ्य सामग्री निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है। अगली वीडियो में इसी पाठ के दूसरे भाग की चर्चा करेंगे। I hope you enjoyed the lesson. Thank you very much for your kind cooperation.